गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स में 7th क्लास के सिविक्स में जो चैप्टर है इसका चैप्टर 1 डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी के बारे में, और ये लेक्चर नंबर 3 होगा। इसमें आज हम लोग पॉइंट जो है पेज नंबर 248 का पॉइंट जो है 3 नंबर पढ़ेंगे। देखिए पॉइंट 3 को मैंने बोर्ड पर लिखा है, इन द एज ऑफ दैट केम after the fall of the Roman Empire, democracy was almost forgotten. It was an age of violence, wars and the tyranny of the kings. कहता है कि इन द एज ऑफ, एक चीज छूट गया इसमें, इन द एज ऑफ फेडरलिज्म, इन द एज ऑफ फेडरलिज्म। देखिएगा इन द एज ऑफ फ्यूडलिज्म, यहाँ पर छूट गया, मैंने लगा दिया इन द एज ऑफ फ्यूडलिज्म दैट केम आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, डेमोक्रेसी वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। इट वाज एन एज ऑफ वायलेंस, वार्स एंड द टायरेनी ऑफ द किंग्स। इसमें आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद क्या होता है, इसको हम सामंतवाद। सामंतवाद क्या होता है, आज इसको हम लोग पहले समझेंगे कि सामंतवाद होता क्या है। तो देखिए सामंतवाद जो होता है एक विशेष तरह की शासन प्रणाली होती है। सामंतवाद जो होती है एक विशेष तरह की शासन प्रणाली होती है। इसमें क्या होता है कि आपको मध्यकाल में यूरोप में यह व्यवस्थापन थी। मध्यकाल के समय में यूरोप में जो थी यह व्यवस्था सामने आई। इसमें होता क्या है, इस प्रणाली के अंतर्गत राजा के नीचे जो है सामंत निर्धारित होते थे, तथा इन सामंतों को अपने क्षेत्रों की भूमि पर अधिकार होता था। राजा के नीचे सामंत निर्धारित होते थे और इन सामंतों को अपने क्षेत्रों की भूमि पर क्या होता था, अधिकार होता था। उसके बाद से कहता है कि इन सामंतों के सभी भूमि को मिलाकर जो राज्य बनता था उसका कानूनी अधिकार, देखिए जितने सामंत थे इन सामंतों को मिलाकर, इन सामंतों के भूमि को मिलाकर जो राज्य बनता था इसका कानूनी अधिकार उस राजा के पास ही होता था। अर्थात आप ये समझ लीजिए ऑल इन ऑल किंग ही था। भूमि आपकी थी लेकिन मालिक कानूनी रूप से राजा था। उसके बाद से कहता है राजा के अधिकार वाली भूमि पर सामंत अपनी संपत्ति, माने राजा का अधिकार वाली जो क्षेत्र थी उस क्षेत्र वाली भूमि पर सामंत अपने मनमौजी राज करते थे, मनमौजी उसका उपयोग करते थे। लेकिन राजा जब माने इसके बदले में क्या करते थे, राजा को हर एक तरह से वे मदद करने के लिए तैयार रहते थे। राजा का जब भी कोई आदेश होता था सभी सामंत मिलकर उस आदेश की पूर्ति करते थे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या व्यापारिक हो, जिस तरह से हो सामंत क्या करते थे, राजा की हर एक तरह से मदद करते थे। कहीं युद्ध हो उसमें सेना को देना, कहीं आर्थिक कोई विपदा आ गई है उसमें मदद करना, तो सामंत जो थे राजा को हर एक क्षेत्र में मदद करने के लिए आगे रहते थे। देखिए इससे सबसे ज्यादा परेशानी जो होती थी इस फेडरलिज्म में, सामंतवादी प्रथा में सबसे ज्यादा परेशानी होती थी कृषक वर्ग के लोगों को। सबसे ज्यादा परेशानी कृषक वर्ग के लोगों को होती थी। क्यों? क्योंकि उनको दोनों का रूप साना है, दोनों के बातों को मानना पड़ता था, एक तो राजा का और एक इन सामंतों का। क्योंकि सामंत क्या करते थे, इनके ही भूमि पर इनको काम करवाते थे, इनके ही भूमि पर इनको काम करवाते थे, इनके बड़े क्षेत्रों को ले लेते थे, ठीक है ना। उधर से किसान को, राजा को टैक्स देना पड़ता था, इधर सामंतों को भी देना पड़ता था। यानी किसान जो थे दोहरी मार बर्दाश्त करते थे। लेकिन देखिएगा
फेडरलिन बताया, रोम में भी यही घटना घटी। इन द एज ऑफ फेडरलिन दैट केम आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। रोम में जो यहाँ पर जो लिखा है आपको, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर डेमोक्रेसी वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटेन। देखिए, अब मान लेते हैं सामंतवाद में जब ऐसी प्रथा रहेगी कि राजा का और सामंत लोगों का दोनों का अन्याय जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। किसको? किसान वर्ग के लोगों को। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आक्रोश जगेगी, और आक्रोश जगेगी तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं वैसी स्थिति में जो शासन प्रणाली है उसमें बदलाव आएगा। तो इसी बदलाव के चलते, अर्थात इसी में परिवर्तन से क्या हुआ कि ये सारी व्यवस्था नीचे आ गई, यानी सारी व्यवस्था खत्म होने लगी। ठीक है, और बाद में लोग क्या हो गए कि धीरे धीरे अपना हक को जानने लगे, यानी डेमोक्रेसी रूप आने लगी, प्रजातांत्रिक रूप आने लगी। यही कारण था कि शुरुआती दौर में जो रोमन शासन प्रणाली थी वो फेडरलिज्म के चलते धीरे धीरे दबने लगी, और बाद में लोगों का वहाँ अपना हक, लोगों का अपना लड़ाई जो है वो खुद वो सामने आए, खुद अपने हक को वो प्रस्तुत करते थे और खुद न्याय भी करने लगे। मैंने इसके पहले पढ़ाया था एथेंस के बारे में। और यहाँ पर जो है इट वाज एन एज ऑफ वायलेंस। उसके बाद से मैंने आपको बताया है कि जब लोगों के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी, तो जब बोझ और परेशानियां बढ़ जाएंगी तो लोग उब कर क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, दूसरे का अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, उग्र होंगे, ठीक है ना, शासन व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। तो ऐसी सारी व्यवस्थाएं जो हैं, ये सारी व्यवस्था फेडरलिज्म के अंतर्गत आती थी। अर्थात सामंतवाद जो थी एक अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद से हम चलेंगे आगे। चार नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट में कहता है एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी वाज द signing of the Magna Carta in 1215 CE. It was also known as the Great Charter of the Liberties of England. The Magna Carta was a document that the king was made of साइन बाय ए ग्रुप ऑफ नोबल्स। देखिए, ये मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि मैग्ना कार्टा है क्या। इस मैग्ना कार्टा को जानने के लिए जरूरी है कि इसको हम शुरू से देखें, ताकि ये जो 4 नंबर पॉइंट है हमको समझ में आए। देखिए, मैग्ना कार्टा की नींव जो है वो आज से 800 वर्ष पूर्व ब्रिटेन में रखी गई। ठीक है ना, मैग्ना कार्टा की जो नींव थी आज से 800 वर्ष पूर्व ब्रिटेन में रखी गई थी। मैग्ना कार्टा जो है यह बताता है कि कानून ही सर्वोपरि है। मैग्ना कार्टा के अंतर्गत ये जान लीजिए कि कानून ही सर्वोपरि है। मैग्ना कार्टा एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कानून ही सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई नहीं है। इस नियम में, इस कानूनी व्यवस्था में इससे ऊपर कोई नहीं है। ना कि सुने राजा ही क्यों नहीं हो, कहीं के राष्ट्रपति ही क्यों नहीं हो, अन्य जो सबसे फर्स्ट मैन है किसी भी देश का वो क्यों नहीं हो। इस कानून में, इस कानून के अंतर्गत उनको भी आना पड़ता है, और जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था के अंतर्गत उनको चलना पड़ता है। यही मैग्ना कार्टा है। ठीक है ना, यही मैग्ना कार्टा है, और इसकी जो नींव थी वो आपको ब्रिटेन में रखी गई थी। देखिए, ये नींव रखने, मैग्ना कार्टा का नींव रखने का मतलब यही था कि इसे आम पब्लिक जो है, आम लोग जो है, इसे अपने हक को जान सके। जो ऊपर के अधिकारी जो हैं, ऊपर के जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो क्या करते थे? निचले लोगों को दबाते थे। वो कानून को अपने हाथों में रखते थे, कानून को अपने हाथों में रखते थे, जिससे क्या होता था, जो नीचे तबके के लोग होते थे वो दब जाते थे। नीचे के तबके के लोग क्या होते थे? वो दब जाते थे। इस कानून व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोगों को समान न्याय की व्यवस्था लाई गई। यहाँ पर लास्ट में देखिएगा, इवन द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट अबव द लॉ। यहाँ पर मैंने अभी बताया कि यहाँ अभी मैं यही बताया कि देखिए, इस मैग्ना कार्टा की जो आपको ये जो हुआ आपको इंग्लैंड में 1215 में हुआ था,
1215 में इसकी नींव डाली गई। कहाँ नींव डाली गई? 1215 में इस कानून को पारित किया गया। आपको इंग्लैंड में इसको पारित किया गया और इसको हम लोग ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टी ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से यहाँ पर लास्ट लाइन में देखिएगा, आपको पता है इवन द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट अबव द लॉ, यहाँ तक कि राजा भी इस कानून से बाहर नहीं है। द नोबल्स कुड पनिश हिम इफ ही ब्रोक द लॉ। अगर राजा जो है, कोई देश का जो राजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी है, अगर नियम को तोड़ता है तो जो नॉर्मल मैन होते हैं वो उसको दंड देने का अधिकारी हैं। 5वां नंबर आप पॉइंट में आइएगा, द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के क्षेत्र में जो अब सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जो नेक्स्ट स्टेप था अब, वो था अमेरिका की आज़ादी। अमेरिका की आज़ादी थी। 13 ब्रिटिश कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर वार अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनार्की। पता है कि 13 ब्रिटिश कॉलोनी जो थे, जो नॉर्थ अमेरिका में थी, उन्होंने घोषित कर दिया, जो उस समय ब्रिटिश के जो मोनार्ची थे, राजा थे, उनके खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। इन 1776 द कॉलोनीज अडॉप्टेड डॉक्यूमेंट कॉल्ड द यूनाइटेड। आप जानते हैं कि 1776 में अमेरिका जो है आज़ाद हो चुका था। 1776 में अमेरिका आज़ाद हो चुका था। पता है कि द यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस विच स्टेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हम अमेरिका को ही यूनाइटेड स्टेट के नाम से यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन जो यूनाइटेड स्टेट ये यहाँ पर दिया है, अमेरिका जो है 1776 में जो है ब्रिटिश के थ्रू, यानी ब्रिटिश वाले जो थे, यूनाइटेड किंगडम जो थी, ब्रिटेन जो थी, आपको 1776 में अमेरिका का की आज़ाद कर दिया, अर्थात उसके चुंगल से अमेरिका क्या हुआ? आज़ाद हो गया। which stated that the colonies were no longer a part of the British Empire and they were forming a new sovereign state, United States of America। ब्रिटिश के हाथों से आज़ादी मिलने के बाद, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के हाथ से आज़ादी मिलने के बाद अब अमेरिका जो था वो पूर्ण रूप से, सीधे शब्दों में जानिए कि अमेरिका पूर्ण रूप से अब अपने हाथ में, खुद उनकी जो बागडोर थी अब उनके हाथ में थी और हम उनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से, यानी अमेरिका को हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये हम लोगों ने आज 3 पॉइंट पढ़ा, 3, 4 और 5, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, आपको लेक्चर नंबर 4 में आगे आपको 6 नंबर पॉइंट को डील करेंगे। थैंक यू।